आप सब पर सलामती हूँ। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, मुकदमात की भरमार फिर से होने वाली है और कुछ कयास आराइयाँ हैं जो पाकिस्तानी सियासत को लेके की जा रही हैं, जिसमें लपेट में जो है वो एक मखसूस जमात नहीं आएगी, वो कुली तौर पे सारे आ सकते हैं। ज़राए ये रिपोर्ट करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अभी जो एक्स को चलाया जा रहा है, यानी ट्विटर को चलाया जा रहा है, वो वीपीएन के ज़रिए चलाया जाता है। यानी हमारे वज़रा भी अगर किसी चीज़ को पोस्ट करते हैं, कोई भी चीज़ बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर आपने किसी को पैगाम देना होता है, तो वीपीएन को आपने इंस्टॉल किया हुआ है अपने मोबाइल में, और ये पाकिस्तान के अंदर गैर कानूनी है कि अगर एक चीज़ की रसाई आपको हुकूमत ने नहीं दे रखी तो आपने वो ले रखी है। तो लेकिन इसके आफ्टर शॉक्स क्या होंगे, इस पे बात होगी। दूसरी बात ये, सनम जावेद की 1 साल 22 दिनों में 14वीं गिरफ्तारी हुई है और गुजरांवाला पुलिस की तहकीकाती रिपोर्ट इसमें मंजर आम पे आई है और उसमें लिखा क्या जाता है कि पुलिस के मुताबिक 10 मई को सनम जावेद ने लकड़ी को आग लगाई, तेज रफ्तारी से केनाल रोड लाहौर से 5 किलोमीटर का सफर तय करते हुए आगे बढ़ी, कोर कमांडर हाउस को आग लगाई, वहां से 1 किलोमीटर के एरिया में पुलिस को क्रॉस किया, फिर राहत बेकरी पहुंची, वहां पुलिस की गाड़ियों को आग लगाई, वहां से लकड़ी मजीद बुलंद की और 6 किलोमीटर का रास्ता जो है वो चंद सेकंड्स में तय कर लिया और थाना शादमान को आग लगा दी। और वहां से वो दाएं मुड़ी, 4 किलोमीटर मजीद लकड़ी उठाए भागी और जमान पार्क में जलाओ घेराव किया और वहां से उन्होंने फिर रेंजर्स और पुलिस को क्रॉस किया, 15 किलोमीटर सफर तय किया और मॉडल टाउन में जाके नून लीग के दफ्तर में जनरेटर को आग लगा दी। वहां से फिर उन्होंने 20 किलोमीटर का फासला तय किया और शादमान थाने की हुदूद में आग लगाई। ये वक्त बाद का है। फिर लकड़ी उठाई और पलक झपकते ही 333 किलोमीटर का सफर तय करके मियांवाली पहुंच गई और वहां पे थाना कमर मशानी जो है उसकी हुदूद में जाके शरंगेजी की। अभी 10 मई का दिन था कि सनम जावेद ने थाना कमर मशानी से एक और थाने का रुख कर लिया और 38 किलोमीटर का सफर तय किया और वहां भी जाके आग लगा दी। अभी 10 मई का ही दिन चल रहा था कि वहां से 325 किलोमीटर का सफर मजीद तय किया और गुजरांवाला कैंट आके पहुंची और वहां भी जाके सनम जावेद ने आग लगा दी। यानी ये वो मुकदमात हैं कि एक शख्स पे अगर एक मुकदमा दर्ज किया गया तो उसमें मजीद मुकदमात भी दर्ज किए गए। मुझे क्या लगता है बादिन नज़र में, यानी ये मुकदमात को भी कमज़ोर करने की कोशिश की गई। अब एक एक्सपर्ट है, अगर तो आपने सिर्फ मुकदमात को तूल देना है तो फिर ये टैक्टिक्स ठीक है कि हमारे यहाँ अक्सर औकात में होता है कि 6 जगहों पे मुकदमात इस पे करवा दो, 6 शहरों में। यानी आप FIA की इसके ऊपर केस कर दो, एक फैसलाबाद में कर दो, एक लाहौर में कर दो, एक पिंडी में कर दो, एक साहिवाल में कर दो, एक गुजरांवाला में कर दो। तो यानी ये केसेस हैं और उलझाए रखो उन केसेस में। अब ये जो केसेस हैं ये उलझाने वाले केसेस नहीं थे, ये केसेस हैं जो बुनियादी तौर पे बनाने वाले केसेस थे कि जिसपे सरकारी इमलाक को अगर नुकसान पहुंचा है तो जो उसके अंदर अनासिर है उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए। अब जब मुख्तलिफ शहरों में मुकदमात दर्ज किए गए तो वो डिले टैक्टिक्स हैं, यानी ये चीज को साबित करेंगे कि ये मुमकिन नहीं है कि एक ही जगह पे होते हुए ये 5 जगहों पे उस वक्त कैसे था, और एक ही वक्त में 5 जगहों पे मौजूदगी के जो शवाहिद अगर साबित भी हो जाते हैं तो तब भी केस कमजोर होते हैं। यानी मिसाल के तौर पे मियांवाली में एक मुकदमा दर्ज है और वहां पे आपके पास शवाहिद मौजूद हैं और उन्हीं शवाहिद की बुनियाद के ऊपर शहादतें रिकॉर्ड हो जाती हैं। 5 अफराद आते हैं, शहादतें रिकॉर्ड कर देते हैं, CCTV की मदद से भी आप ढूंढ लेते हैं और शहादतें रिकॉर्ड हैं कि ये उस वक्त वहां पे मौजूद थी। अब उसी दिन की कार्रवाई है जो उससे 1 आध घंटे आगे पीछे की होगी और वो किसी दूसरे शहर में है और दूसरे शहर के फासले के लिए 4 घंटे का वक्त या 5 घंटे का वक्त दरकार होगा। अब दूसरे शहर में अगर कोई कार्रवाई हो रही है और उसमें वो नामजद है कि ये वहां पर मौजूद थी, ये नहीं कि इसकी ईमा के ऊपर किया गया या इसने इश्तियाल दिलाया, अब उसमें वो दूसरी जगह पर भी मौजूद है और वहां पर भी शहादतें रिकॉर्ड होती हैं, तो केस कौन से कमजोर होगा? दोनों केसेस कमजोर होंगे। कि ये कैसे मुमकिन है कि एक शख्स छलावा बने और 2 जगहों पे वो एक ही वक्त के अंदर मौजूद हो और दोनों जगहों पे वो इश्तियाल अंगेजी करे, तो ये दोनों केसेस कमजोर होंगे। तो क्या ये जानबूझ के केसेस को कमजोर करके डिले टैक्टिक्स को अपनाया गया था? और अगर एक ही केस दर्ज किया जाता, उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन की जाती, उसी के शवाहिद हासिल किए जाते, तो क्या ये वो शवाहिद की बुनियाद के ऊपर उस केस में मंतकी अंजाम तक पहुंचा जाता या ना पहुंचा जाता? मेरे एक बतौर पाकिस्तानी सवाल, मैं शहादत नहीं देता सनम जावेद की, मैं नहीं दे रहा, मेरे पास इख्तियार नहीं है, ना मेरे पास शवाहिद मौजूद है, मैं सनम जावेद की शहादत नहीं दे सकता कि सनम जावेद ने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन मुझे बतौर पाकिस्तानी मुझे तो मालूम होना चाहिए कि अगर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचा, पाकिस्तानी तशख़्ख़ुस की पामाली हुई, तो सनम जावेद को उसमें नॉमिनेट किया गया तो मुख्तलिफ मुकदमात में क्यों किया गया?
क्या सनम जावेद को रिलीफ देने के लिए इकदाम उठाया गया? और अगर सनम जावेद को रिलीफ देने के लिए इकदाम नहीं उठाया तो किसको रिलीफ देने के लिए इकदाम उठाया? किसको छुपाया गया, किसको बचाया गया? फिर वो चीजें मंजर आम पे आनी चाहिए। यानी मंसूबा साज जो हैं वो इतने भी कच्चे नहीं हो सकते कि वो किसी को फंसाना भी ना चाहें और वो फंस भी जाए, और वो किसी को फंसाना चाहें और वो फंसे ही नहीं। क्योंकि यहां पर अगर हमें यह मालूम पड़ता है कि चौथे नंबर वाला पहले नंबर पे आ सकता है, अगर हमें यह मालूम पड़ता है कि राना सनाउल्लाह से मुनशियात बरामद हो सकती हैं, अगर हमें यह मालूम पड़े कि किसी ने बंदूक खींच के आगे से बंदूक तान दी हो और ये बाद में मालूम पड़े कि उसके पास तो बंदूक ही मौजूद नहीं थी, अगर इस तरह के केसेस भी बन सकते हैं, तो ये जो मुतफर्रिक केसेस बनाए गए हैं ये किसको फायदा पहुंचाया गया? उम्मीद करते हैं कि ये इस तरह के मामलात में हमें मजीद नहीं उलझना पड़ेगा, और बतौर पाकिस्तानी हमें अपने इदारों के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर, अपनी हुकूमतों के ऊपर, अपनी पार्लियामेंट के ऊपर, अपनी अदालत के ऊपर इस तरह की हर्जा सराई या उसमें चमगोइयां या उसके अंदर कीड़े निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम ये बात कर रहे होंगे कि इदारा शुमारियात के मुताबिक जो स्टैटिस्टिक्स पेश किए गए हैं इससे बेहतर किस तरीके से इदाद शुमार हासिल किया जा सकता है। हम इस बहस मुबाहिसे में पढ़ रहे होंगे कि चाइना अगर जिद्दत पसंदी की तरफ जा रहा है तो हमें उस तरफ बढ़ने के लिए किसकी कोलैबोरेशन की जरूरत है। हम इस मामलात में और इस बहस मुबाहिसे में पढ़ना चाहते हैं कि चांद के मदार के अंदर अगर कोई चीज चाइना ने अपने तवस्सुत से भेजी है तो हम अपनी हिम्मत से किस तरीके से भेज सकते हैं। हम इस बहस मुबाहिसे में और इस लड़ाई के अंदर पढ़ना चाहते हैं कि अगर अमेरिका किसी चीज में तरक्की कर रहा है तो उस तरक्की के लिए हमें क्या इकदाम अपनाना है। अगर रशिया किसी चीज में आगे बढ़ रहा है तो टेक्नोलॉजी में हमें किस हद तक आगे बढ़ना है। अगर हमारे हमसाया मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ रही है तो हमें एक्सपोर्ट को तकवीयत देने के लिए और उसके दायरा कार को बढ़ाने के लिए किन चीजों की जरूरत है, हमें इस बहस के अंदर पढ़ना। हम बतौर पाकिस्तानी उन बहसों में नहीं पढ़ना चाहते कि जिन बहसों के अंदर पढ़ के हम अपने आप को कमजोर कर रहे हो, अंदर से खुद को खोखले कर रहे हो। मजहबी मुनाफरत, लिसानी मुनाफरत, सुबाइयत, हम इसके अंदर बटे रहे, हम जातों के अंदर बटे रहे, हम तबकाती निजाम के अंदर बटे रहे, हमें मुआशरती निजाम ने तकसीम किया। हम मजीद तकसीम होने के मुतहम्मिल नहीं है, हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। और उस आगे बढ़ने के लिए मैं अकेला आगे नहीं बढ़ सकता। मैं अगर अकेला आगे बढ़ूंगा तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। तो पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है तो हम सबको मजमूई तौर पे कदम आगे की तरफ बढ़ाना होगा। हम कदम बढ़ाएंगे तो पाकिस्तान आगे की तरफ बढ़ सकता है। इसी में हम ये उम्मीद करते हैं कि अदालतों के अंदर अब जो नए केसेस चल रहे हैं उसमें मुल्की सतह के ऊपर मुशावरत की जाएगी। 13 रुकनी बेंच अगर तश्कील पाया है किसी को नशिस्तें देने के हवाले से तो ये बाब यहीं पे बंद हो जाएगा। इस बहस का बाब कोई मजीद नहीं खोला जाएगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन के हवाले से नताइज का ऐलान जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा और उसमें मजीद किसी बहस का उनसर जन्म नहीं लेगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर बजट तजावीज़ में सभी की राय को मुकद्दम माना जाएगा और फिर उनसे मुशावरत करने के बाद हिकमत अमली को तय किया जाएगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे सियासतदान जो हैं ये आपसी रंजिशों से बाहर निकल आएंगे। हम उम्मीद करते हैं, उम्मीद से है, कब तक उम्मीद बरकरार रखती है, उसी उम्मीद पे अभी तक का है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।